गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करने वाले हैं 11th क्लास से ग्रेविटेशन यूनिट। ओके, ग्रेविटेशन सिक्स्थ यूनिट फ्रॉम 11th क्लास। फर्स्ट यूनिट में हमने स्टडी किया था, चार तरह के हमने फोर्स स्टडी की थी, नेचुरल फोर्स। और उन्हीं में जो पहला फोर्स था, जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है, वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज ग्रेविटेशन? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two objects in the universe, इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट, इनके बीच का जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था? तो इसको डिस्कवर किया था द ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन। तो आज हम ये पढ़ने वाले कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, किस तरीके से मासेस डबल हो जाए, डिस्टेंस डबल हो जाए तो फोर्स कैसे अफेक्ट होगा। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, तो इसके पीछे कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, इसके पीछे कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। जितने भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, प्लेनेट्स हैं, इंक्लूडिंग अर्थ, वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, तो इनके पीछे कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स इसके पीछे है। ठीक है, अभी इंडिया ने भी और बाकी कंट्रीज ने भी बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द अर्थ। तो वो भी किसकी वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए हम अब डिस्कस करते हैं कि क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसा अभी आपको बताया कि इस फोर्स का जो डिस्कवरी है वो किसने किया था? न्यूटन ने किया था। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं कि क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो अभी आपके बता चुके हैं कि ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन ग्रेविटेशन का। अब न्यूटन्स लॉ क्या है ग्रेविटेशन के लिए? तो न्यूटन ने बताया कि सपोज हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ए एंड बी, और इनके मासेस कितने हैं? m1 m2, और r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर। ठीक है, m1 m2 क्या है? मासेस हैं किसके? प्लेनेट के। ओके, या दो ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं m1 m2। ये क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। r क्या है? तो r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फ्रॉम देयर सेंटर, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? r। तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, तो उसके लिए जो लॉ है उस लॉ की बात करेंगे। तो क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो फर्स्ट क्या है कि इनके बीच जो फोर्स आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा? नंबर वन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2, एंड सेकंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन टू बॉडीज। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमने यहां पे लिख लेना है। क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two objects, between any
to objects in the universe is number 1, जो अभी लिखा था क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of masses, product of their masses, मतलब क्या है इसका, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2। ओके, सेकंड क्या है, इनवर्सली proportional to the square of distance, square of distance between two bodies, between two objects, between two bodies, और इसको हम लिखेंगे इस तरीके से F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर ये जो प्रोडक्ट है M1 M2 का जो प्रोडक्ट है, अगर ये इंक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर M1 M2 का जो प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये मतलब किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके, 1/r स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यही दो फैक्टर हमने यहां लिखे हुए हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, कंबाइनिंग द अबाउट टू फैक्टर्स, combining the above two equations, क्या है वो, तो कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे M1 M2 बाई आर स्क्वायर, और यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे और यहां क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। तो उसके लिए हमें यहां पे लगाना होगा एक कांस्टेंट G, M1 M2 बाई आर स्क्वायर। अभी G क्या है, वेयर G इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। G यहां पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड known as universal gravitational कांस्टेंट। जी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जनरली आप इसको ये भी बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो पूरे यूनिवर्स में क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, वो चेंज नहीं होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है जी का वैल्यू, तो जी का वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका वैल्यू किस में है, एसआई सिस्टम में है, और जी का जो वैल्यू है वो है 6.673 इंटू 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये किस सिस्टम में है, तो ये सीजीएस सिस्टम में है। ठीक है, जहां न्यूटन है वहां पे कौन आ जाएगा, डाइन, सीजीएस वाले सिस्टम में। जहां मीटर वहां पे कौन आएगा, सेंटीमीटर। जहां पे ग्राम वहां पे कौन आएगा, जहां पे किलोग्राम वहां पे कौन आएगा, ग्राम आएगा। ठीक है, जैसे आपने कन्वर्ट भी किया होगा फर्स्ट मिनट में कि किस तरीके से हम एमकेएस को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से सीजीएस को हम एमकेएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है, और आफ्टर चेंजिंग ये हमारे पास जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 10⁻⁸, और यूनिट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये किस में है, सीजीएस सिस्टम में है। ठीक है, तो जी हमने यहाँ पे क्या लगाया है, कांस्टेंट लगाया है, और इसका क्या नाम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, मतलब यूनिवर्सल वर्ड क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो पूरे यूनिवर्स में क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलिए अभी बात करते हैं जी के डायमेंशन फॉर्मूले की। वैसे यूनिट तो हो गया है, यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी। जी का वैल्यू किस तरीके से आया है ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं हम डिस्कस करेंगे, हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जी। अभी f किसके इक्वल था, तो f इक्वल किसके था, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे, g को फाइंड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहां से आएगा g m1 m2 इज इक्वल टू क्या हो गया है, तो ये हमारे पास क्या हो गया है एफ आर स्क्वायर। ओके, तो यहां से g का वैल्यू कितना आ गया है, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 हो गया है। तो पहले यूनिट की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं, पहले हम यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट क्या बनेगी, यहां से फोर्स के लिए क्या हो गया है न्यूटन, आर कौन है डिस्टेंस मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर यूज करना है, ठीक है। नीचे क्या है मास, ये भी मास है, केजी तो क्या हो गया केजी स्क्वायर। अब इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा केजी माइनस 2, और ये वैल्यू किसके लिए है, एसआई सिस्टम के लिए है। और अगर हम इसी केस में बात करें सीजे सिस्टम के लिए, तो फोर्स क्या हो जाएगा डाइन, डिस्टेंस क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और मास ग्राम इंटू ग्राम क्या हो गया ग्राम स्क्वायर, ऊपर लेके आएंगे तो पर ग्राम स्क्वायर। तो ये किस में हो गया है, तो ये हो गया है सीजीएस सिस्टम में। अभी बात करने वाले हैं डीएफ डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है ना। डीएफ क्या होगा, तो अभी जी किसके इक्वल था, तो जी इक्वल था एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो फोर्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू एम में, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू एम में। तो आप याद कर सकते हो m1 L1 t माइनस 2, F इज इक्वल टू एम ए वाले तरीके से, ठीक है। ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं हम, लेंथ, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, नीचे मास, ये भी मास है तो m इंटू एम क्या हो गया है m स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि ऊपर कितना m है 1, यहां कितने हैं 2, 1 से 1 क्या हो गया है कैंसिल, नीचे 1 बचेगा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो गया है m माइनस 1, l कितने हैं 1 and 2, तो कितना हो गया है 3, और t कितना हो गया है -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ g। ओके, अभी हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, किसकी प्रॉपर्टीज हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये फोर्स ऑलवेज कैसा है, अट्रैक्टिव है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आप प्रूफ के लिए देख सकते हैं, इस पेन को मैंने ड्रॉप किया तो पेन कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्यों, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है इसको क्या कर रही है, पुल कर रही है। ग्रेविटी क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसका, ग्रेविटेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, और अर्थ क्या कर रही है, मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो मून अर्थ पे गिर क्यों नहीं जाता, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं, बाकी हम बाद में डिस्कस भी करेंगे क्यों नहीं गिर रहा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गया है, ये फोर्स ऑलवेज कैसा है, अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट इसमें क्या आया था, आपने देखा हो तो F क्या आया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आया था। इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम, इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ।
इनवर्स स्केलर मतलब क्या है, अगर डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है, क्योंकि 2 का स्केयर क्या बनेगा 4 बनेगा, ठीक है। तो किसको ओबे कर रहा है, ये इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे कर रहा है। एक हमने पढ़े थे कि किस टाइप का फोर्स है, कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, तो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। किस टाइप का फोर्स है, कंजर्वेटिव ये फोर्स है। और जो 4 हमने नेचुरल फोर्स पढ़े थे फर्स्ट यूनिट के अंदर, उनमें ये फोर्स क्या था, सबसे वीकेस्ट फोर्स, ठीक है। जो नेचुरल फोर्स है उनमें क्या सबसे वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है। अगर हम इंपॉर्टेंट इतना है कि अगर हम फिंगर भी क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो कंप्लीट यूनिवर्स क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने इस फिंगर को पोजीशन को चेंज किया, क्या आप में कोई चेंजेस आ रहे हैं, क्या आप पे कोई फोर्स लगा कोई फोर्स, क्योंकि वीक फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। और एक इसकी हम बात करेंगे रेंज, इसके रेंज कितने हैं। ये पेन आपके पास है, इसको आप थ्रो कीजिए पूरी पावर के साथ, कहां जाएगा ऊपर, लेकिन फिर कहां आएगा, नीचे आएगा। नीचे क्यों आएगा, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटी है इसको क्या कर रहा है, नीचे पुल कर रहा है, ठीक है। तो इसका रेंज क्या है, वेरी लार्ज है, ठीक है। देखिए मून का जो मोशन है वो अर्थ पे क्या लेके आता है, टाइड्स लेके आता है। डिस्टेंस कितना है, 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर। इस डिस्टेंस के बावजूद भी जो मून की मूवमेंट है वो अर्थ पे क्या लेके आती है, टाइड्स लेके आती है ना। किस वजह से लेके आती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका जो रेंज है वो क्या है, वेरी लार्ज। इसकी जो रेंज है वो क्या है, वेरी लार्ज। दीज आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी ग्रेविटेशन क्या था, ये था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते थे। ये क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। एनी टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते थे, जैसे कौन कौन, अगर हम कंसिडर कर लें सन एंड मून, है ना, इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। वीनस एंड जुपिटर। ग्रेविटी क्या है, स्पेशल केस है किसका, ग्रेविटेशन का। ग्रेविटी इट इज स्पेशल केस, इट इज स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। क्या स्पेशल है, यहां कोई भी दो ऑब्जेक्ट थे, दो ऑब्जेक्ट यहां भी होंगे, लेकिन उनमें से एक कौन होगा, अर्थ, एक कोई और हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं पेन की बात कर रहा था, इस पेन को मैंने ड्रॉप किया तो पेन कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है, इसको अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। तो पेन एंड अर्थ, एक ऑब्जेक्ट कौन हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। अर्थ एंड सैटेलाइट, अर्थ एंड चंद्रयान, ओके। तो जब भी बीच में एक ऑब्जेक्ट कौन होगा, अर्थ होगा, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे, ठीक है। इट इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। उनमें दोनों में से एक कौन होगा, अर्थ होगा, अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे, ओके। क्लियर हो गया। जैसे वहां पे क्या लिखा हुआ है, सन एंड मून, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, ग्रेविटेशन। लेकिन अगर हम यहां पे क्या लिख दें, अर्थ एंड मून, तो एक ऑब्जेक्ट कौन हो गया है, अर्थ हो गया है, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, ग्रेविटी बोलने वाले हैं, ठीक है। अब इसी टर्म में हम बात करने वाले फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल। फ्री फॉल
एक ऑब्जेक्ट को मैंने गिराया यहां से, ये गिर रहा है ऐसे, आप देख पा रहे होंगे। तो ये नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटी है इसको नीचे पुल कर रहा है, इस वजह से कहां जा रहा है? ये नीचे जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट पे सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इस कमरे में एयर प्रेजेंट है ना, मेरी साउंड आप तक जा पा रही है, यहां से इस डिवाइस तक जा रही है, वो किसके थ्रू जा रही है? एयर के थ्रू जा रही है। वैसे एयर नहीं होती तो मैं यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ठीक है ना, मेरे को बाहर भागना पड़ता है यहाँ से। मतलब जब ये पेन यहां से गिर रहा है, अर्थ तो फोर्स लगा रही है, लेकिन एयर के थ्रू ये पेन क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो एयर इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रही है? बायट फोर्स लगा रही है, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। लेकिन हम ऐसा इमेजिन कर लें कि इस रूम से एयर बाहर निकाल दी जाए, इस रूम में एयर नहीं है, और फिर इस पेन को गिराया जाए, तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। इसकी जो मोशन इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बोलेंगे। फोर्स कौन सा हो गया इसका? ग्रेविटी। फ्री फॉल क्या होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। फ्री फॉल व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। ठीक है, हम ऐसा अज्यूम कर लें कि ये हमने एक चैम्बर बनाया, इसमें क्या है? वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम। इसमें कुछ भी एयर प्रेजेंट नहीं है, और यहां से हमने क्या किया है? एक ऑब्जेक्ट को फ्री कर दिया है गिरने के लिए। तो इसका जो मोशन होगा, इसका जो क्या होगा? मोशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। क्योंकि इस वक्त ये कहां गिर रहा है? नीचे गिर रहा है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। अर्थ का जो ग्रेविटी इसको क्या कर रहा है? नीचे पुल कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बोलेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट हम इसमें क्या आता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? ये अर्थ है। ओके, कौन है ये? अर्थ है। और अर्थ सरफेस पे हमने एक ऑब्जेक्ट को गिराया, ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो क्या होगा? कंटिन्यू इसका जो डिस्टेंस है वो अर्थ के सेंटर से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। डिस्टेंस कंटिन्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज। और हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। एक फैक्टर हमने वो भी पढ़ा था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। लेकिन जब हमने कोई भी दो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिए तो उनके मास क्या होंगे? फिक्स होंगे। इसका मास तो फिक्स हो गया, तो ये वाला फैक्टर क्या है? फिक्स है। अब जैसे ये मूव करना शुरू करेगा तो r क्या होगा? डिक्रीज। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स क्या होगा? इंक्रीज। और इस फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये एक्सेलरेशन क्यों आया? ग्रेविटी की वजह से आया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, एक बॉडी गिर रही है नीचे, इसका स्पीड इंक्रीज होगा, मतलब उसके अंदर क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन उस एक्सेलरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रेविटी है। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलने वाले हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, an acceleration is produced, and acceleration is produced called acceleration due to gravity, called acceleration due to ग्रेविटी। ओके, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल जी से इसको हम डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू कैसे आता है? ठीक है,
और किस तरीके से चेंज होता है या चेंज नहीं होता, वैसे वैल्यू चेंज होती है, किस तरीके से चेंज होती है, इसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।